नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, 7 मार्च 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। कल पहला प्रश्न था, सीएम श्री स्कूल योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? उत्तर डी, हरियाणा के द्वारा। दूसरा प्रश्न, डोल जात्रा त्योहार का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? उत्तर ए, असम राज्य में। अगला, हाल ही में लॉन्च पुस्तक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर को किसने लिखा है? उत्तर धीरज काकड़िया। धीरज काकड़िया जी की पुस्तक है महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर। जलदाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला यूके का पहला देश और यूरोप का पहला देश बन गया स्कॉटलैंड। पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है 4 मार्च को। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 10 वर्षों में लगभग 10,000 टन यूरेनियम के आयात के लिए समझौता किया है? उत्तर सी, कनाडा के साथ। अगला प्रश्न, होला मोहल्ला महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? उत्तर हो जाएगा पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न, पेरू देश का अंतरिम राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? जोस मारिया बाल्काजार। जोस मारिया बाल्काजार अंतरिम अंतरिम प्राइम मिनिस्टर पेरू देश के साथियों। अंतरिम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ना, प्रेसिडेंट। 11वां रायसीना संवाद 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजन होगा। हर साल यहीं पर होता है रायसीना डायलॉग। 10वां प्रश्न था, 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह हर साल मनाया जाता है, तो सुरक्षा दिवस के दिन 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक हर साल। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वल्लनाडु ब्लैक बक सेंचुरी ये किस राज्य में स्थित है? वल्लनाडु ब्लैक बक सेंचुरी है साथियों तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य का एक अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर खदान परियोजना एक शुरू होने वाला है। इसी मद्देनजर हमारे देश की एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो साथियों एक वैधानिक न्यायाधिकरण है, अथॉरिटी है, जो वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अर्ध न्यायालय की तरह काम करता है। उसी ने निर्देश दिया है तमिलनाडु राज्य को कि अपने खदान परियोजना का पुनरीक्षण करिए, रिव्यू करिए। वल्लनाडु जो ब्लैक बक सेंचुरी है, वहां पर वहां पर साथियों ब्लैक बक पाए जाते हैं इस सेंचुरी में, इस अभ्यारण्य में। ये तो इनके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। ये बहुत कमजोर और डरपोक जीव होते हैं। इसका निर्माण अगर होगा, खदान परियोजना शुरू होगा, तो इन जीवों के अस्तित्व पर संकट होगा, इनका आवासों का विनाश होगा और यह विलुप्तीकरण के कगार पर आ जाएंगे। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, चर्चा में है वल्लनाडु ब्लैक बक सेंचुरी या अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में एनजीटी का निर्देश आया है साथियों। एनजीटी के बारे में देखिएगा, एनजीटी क्या है? तो एनजीटी 2010 में स्थापित एक वैधानिक संस्थान है, स्टेचुअरी बॉडी है, ध्यान रखिएगा। वैधानिक संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में प्रमुख है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव साहब। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी एनजीटी के वर्तमान में हेड है। ये क्या है साथियों? यह समझिए, देश में जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही वन और जंगल को बचाने वाला एक कोर्ट है, न्यायालय है, न्यायाधिकरण है, प्राधिकरण है, एनजीटी। दूसरा प्रश्न, 4 मार्च 2026 को 88 वर्ष की आयु में एच के दुआ का नई दिल्ली में निधन हो गया। इनका संबंध है एच के दुआ साथियों, एक पत्रकार। अभी हाल ही में इनका डेथ हो गया न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया 4 मार्च 2026 को 88 वर्ष की आयु में। तस्वीरें सामने, पत्रकार साथियों, इनका अभी हाल ही में डेथ हो गया, निधन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोन्टाना राज्य में हाल ही में पहली बार किस भारतीय की प्रतिमा का अनावरण किया गया? हाल ही में साथियों हमारे देश के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, जिसका शायद हमारे यहाँ के कम पढ़े लिखे बच्चे कम आदर करते हैं। जब आप गांधी जी के बारे में पढ़ लेंगे, जिसको पूरी दुनिया मानती है, जिसकी पूरी दुनिया पूजा करती है, जो पूरी दुनिया में वंदनीय है, दुनिया के हर देशों में लगभग जो भी समझदार देश है, विकसित देश है, उन हर देशों में हमारे राष्ट्रपिता की प्रतिमा मिलेगी आपको साथियों। तो आप जो है अज्ञानता के कारण कभी अपने राष्ट्रपिता का अपमान कर देते हो जाने अनजाने में, तो कभी जीवन में मत करिएगा। आप जब पढ़ेंगे गांधी जी को, तब आपको समझ में आएगा कि वो बंदा अपने आप में एक, खुद में भागवत गीता, खुद में एक कुरान, खुद में एक बाइबिल, और दुनिया के जितने महान दार्शनिक थे, सभी दार्शनिकों के वैचारिक जो पुस्तकें थे, उनके विचार थे, उन सबको पढ़ करके अपने आप में एक दर्शन थे, महान व्यक्तित्व थे गांधी जी साथियों। गांधी जी गांधी जी की प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई है? मोन्टाना विश्वविद्यालय में। मोन्टाना विश्वविद्यालय है
कहां पर है मोंटाना विश्वविद्यालय? तो ये यूएसए में है साथियों, यूएसए में है मोंटाना विश्वविद्यालय। वहीं पर हमारे राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन के महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। देखिएगा अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण और जन सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत किस राज्य में की गई? प्रोजेक्ट हनुमान रट लीजिएगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है पवन कल्याण जी। इन्होंने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की आंध्र प्रदेश में। किस लिए? तो मानव और वन्य जीव जो प्राणी है उनके बीच संघर्ष को कम करने के लिए। कभी कोई जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजर रहा है गाड़ी लेकर के, चाहे अपने परिवार के साथ, तो हाथी का या बड़े जानवरों का हमला हो जाता है। फिर मनुष्य भी नाराज होकर के उनके ऊपर हमला करता है, जानवर भी हमला कर देते हैं। तो मानव और वन्य जीव प्राणी हैं उनके बीच हो रहे संघर्षों को कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है साथियों ये पवन कल्याण जी। पांचवा प्रश्न है, अट्टुकल पोंगल त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, फेमस क्वेश्चन है। लेकिन अट्टुकल पोंगल अगर पूछा जाएगा तब हो जाएगा उत्तर केरल में साथियों। केरल में अट्टुकल पोंगल हर साल मनाया जाता है। 10 दिवसीय त्योहार है, 10 दिवसीय त्योहार है। इसको साथियों, इसको सबरीमाला का महिला वर्जन कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर का महिला वर्जन कहा जाता है। किस मेला को? अट्टुकल पोंगल महोत्सव उत्सव मेला को। इसमें होता क्या है, इसमें महिलाएं जो है एक मिष्ठान बनाती हैं, एक प्रसाद बनाती हैं। उसी प्रसाद को कहा जाता है पोंगल। इसमें क्या होता है? गुड़ होता है साथियों, गुड़ होता है, नारियल होता है, गुड़ नारियल और राइस चावल होता है। इसी को मिला करके महिलाएं इस पर्व पर एक प्रसाद बनाती है, मिष्ठान बनाती है, उसी को पोंगल कहा जाता है। अट्टुकल पोंगल केरल में यहाँ बन भी रहा है, आप देख रहे हैं साथियों। अगर सिर्फ पोंगल पूछा जाएगा तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम को हाल ही में कहां लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारत का पहला एआई ड्रिवन ड्राइवन है, भारत का पहला एआई ड्राइवन स्किल सेंसस सक्षम। स्किल सेंसस का मतलब हुआ कौशल जनगणना। हाल ही में किस राज्य में कौशल जनगणना हुआ है? हाल ही में किस राज्य में कौशल जनगणना हुआ? उसका नाम क्या है? सक्षम। सक्षम नाम से स्किल सेंसस हुआ है अभी हाल ही में। कहां पर साथियों? महाराष्ट्र के मुंबई में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे भारत में पहली बार मुंबई में युवाओं का एआई ड्राइवन स्किल सेंसस हुआ है। उस सेंसस का, उस जनगणना का नाम है सक्षम। इससे ये पता चलेगा कि मुंबई शहर में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एआई स्किल है या नहीं है। अगर है तो उनसे काम लिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। अगर नहीं है स्किल डेवलपमेंट तो उनको स्किल डेवलप किया जाएगा। इस योजना के तहत, इस सेंसस के तहत सक्षम मुंबई से शुरू किया गया। सातवां प्रश्न देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहां हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा है साथियों, देखिएगा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। इसका आयोजन स्पेन देश के बार्सिलोना में हुआ है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी। उत्तर बी, स्पेन के बार्सिलोना में। स्पेन में भी कहां पर? स्पेन का एक प्रमुख शहर है बार्सिलोना। हालांकि स्पेन की राजधानी है साथियों मैड्रिड। मैड्रिड पठार पर बसा हुआ है, आइबेरिया प्रायद्वीप पर है। आइबेरिया आइबेरिया प्रायद्वीप प्रदेश है और राजधानी है मैड्रिड, और मैड्रिड पठार पर बसा हुआ है। यहीं पर साथियों स्पेन के बार्सिलोना शहर में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन हुआ। कब से कब तक? 2 से 5 मार्च तक। दुनिया का सबसे बड़ा टेली कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस है, दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में हट्टी रिसाला उत्सव कहाँ मनाया गया? हट्टी रिसाला उत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया साथियों। महाराष्ट्र में होली के अगले दिन मनाया जाता है हट्टी रिसाला उत्सव। हट्टी रिसाला महाराष्ट्र। नौवां प्रश्न है, हाल ही में माता से बच्चों में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना? माता से फैलने वाला एचआईवी और माता से फैलने वाला सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश बन गया डेनमार्क। यूरोपीय यूनियन का पहला देश डेनमार्क बन गया। डेनमार्क। और अगर यूरोपीय यूनियन का पहला डेनमार्क है, यूरोप का पहला है, तो दुनिया का कौन सा पहला देश है? तो विश्व का पहला देश है क्यूबा। क्यूबा जिसकी राजधानी है हवाना। वो दुनिया में पहली बार माता से बच्चों में होने वाले एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को रोकने वाला पहला देश है दुनिया का। अगला प्रश्न, क्लीन कुकिंग परियोजना को हाल ही में किस देश ने मंजूरी दी? क्लीन कुकिंग मतलब कि भोजन बनेगा और
प्रदूषण नहीं होगा, कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, चूल्हे पर ही भोजन बनेगा लेकिन वायु प्रदूषण नहीं होगा, कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया है म्यांमार ने दक्षिण कोरिया के साथ मिल करके। म्यांमार और दक्षिण कोरिया ने मिल करके क्लीन कुकिंग परियोजना शुरू की है। देखिए चूल्हे पर भोजन बन रहा है, स्टील और कुछ मटेरियल मिला करके ये चूल्हा बना हुआ है और लकड़ी ही इसमें प्रयोग है साथियों। लेकिन ये टेक्नोलॉजी इसमें लगाया गया है कि इसमें कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। इसी से जुड़ता हुआ साथियों हम लोग को भी इसी इसी तरफ जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आजकल में और 2-3 दिन बाद भी आप सुनेंगे कि हमारे देश में और हमारे क्षेत्र में एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत है। तो कभी भी ध्यान में रखिएगा कि एक ही जो प्रवाह चलता है उस प्रवाह पर सवार होकर के भागने की आवश्यकता नहीं है, अपने ट्रेडिशनल चीजों को छोड़ना नहीं है। घर में कहीं किनारे चूल्हा चौका रहना चाहिए। इमरजेंसी आपदा, कोई युद्ध महामारी आपदा आ रहा है तो उस दौरान आप लकड़ी घास फूस कहीं से लेकर के, अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे, उपनगरीय क्षेत्र में रहे तो भोजन पका लें। पता चले गैस मिल नहीं रहा है तो घर पे भोजन नहीं बनेगा। तो साथियों वही है, चूल्हा देख करके हमको याद आया, ध्यान दीजिएगा। म्यांमार ने शुरू किया तो म्यांमार के बारे में, म्यांमार के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त हुए न्यू न्यो सा। न्यू न्यो सा कौन है? म्यांमार के प्रधानमंत्री है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। म्यांमार में एक सितवे बंदरगाह है, भारत ने हमारा इसको तैयार किया है, ध्यान रखिएगा। म्यांमार की राजधानी क्या है? नई पैताऊ। म्यांमार की पहले राजधानी क्या थी? यंगून। उससे भी पहली राजधानी क्या थी? रंगून थी। और म्यांमार से हमारे भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। और हमारा भारत किस अपने पड़ोसी देश में, अपने किस पड़ोसी देश में फेंसिंग का निर्माण कर रहा है, चारदीवारी का निर्माण कर रहा है? तो यही म्यांमार की सीमा में, भारत और म्यांमार की सीमा में फेंसिंग का निर्माण किया जा रहा है। 11वां प्रश्न, भारतीय जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन हाल ही में कब किया गया? भारतीय जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन हाल ही में साथियों 1 मार्च से 7 मार्च तक किया गया। ये वीक है, एक सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च तक भारतीय जन औषधि सप्ताह, जन औषधि जो मेडिसिन होती है उसी को बढ़ावा देने के लिए। देखिएगा 7 मार्च को हर साल जन औषधि दिवस मनाया जाता है। तो 1 मार्च से लेके 7 मार्च एक सप्ताह मनाया जाएगा, जन औषधि सप्ताह। 7 मार्च को जन औषधि दिवस और 1 से 7 मार्च को जन औषधि सप्ताह। कौवे क्रम का जन औषधि दिवस है, 8वां जन औषधि दिवस 7 मार्च को। थीम क्या रहेगा? जन औषधि इज अफोर्डेबल टू रिलायबल हेल्थ एंड सेविंग्स। जन औषधि इज अफोर्डेबल टू रिलायबल हेल्थ एंड सेविंग्स। अच्छा, जन औषधि योजना के बारे में देखिएगा। जन औषधि योजना साथियों नई नहीं है, पुरानी है। ये 2008 में शुरू हुई थी जन औषधि योजना। इसी का नाम बदल करके सितंबर 2015 में नया नाम रखा गया, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, पीएम जय, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। वर्तमान में इसमें सेंटर की संख्या कितनी है पूछा जाए तो 18,000 प्लस है। जब हम पढ़ रहे थे 7 मार्च 2026 को 18,000 प्लस हमारे देश में जन औषधि केंद्र है, जहां पर आपको सस्ती जेनरिक दवाई मिलती है। देखे होंगे अपने टाउन में, अपने गांव में आसपास चौराहे पर एक मोदी जी का फोटो लगा होगा, पीएम मोदी जी का फोटो लगा होगा और लिखा होगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जहां पर जेनरिक दवाइयां यानी कि सस्ती दवाइयां गरीबों को और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको मिल जाता है। जो साथियों एलोपैथ की दवाइयां आपको एक टैबलेट 10 रुपए 15 रुपए मिलता है, वहीं पर आपको 10-15 रुपए देकर के एक पत्ता उसी फार्मूला का, उसी कंपोजिशन का मेडिसिन जेनरिक में मिल जाएगा। वो जेनरिक मेडिसिन जिस सेंटर पे मिलता है उसी को बोलते हैं जन औषधि केंद्र साथियों। तो देश में वर्तमान में 18,000 प्लस जन औषधि केंद्र है, लेकिन लक्ष्य है 31 मार्च 2027 तक हमारे देश में 25,000 जन औषधि केंद्र स्थापित हो जाए। 25,000 जन औषधि केंद्र स्थापित होने का टारगेट कब तक है? 31 मार्च 2027 तक। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? उत्तर हो जाएगा 5 मार्च को। हर साल 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है साथियों। इस समय वर्तमान में हम देख रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान में संघर्ष हो रहा है और ईरान जो है अपने पड़ोसी देश, खाड़ी देश, गल्फ कंट्री पर भी, जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है, वहां पर हमला कर रहा है और 1 सप्ताह का समय बीत गया। धीरे धीरे लड़ाई अपने नेक्स्ट लेवल पर है, अगले लेवल पर है। कहीं पर हमको ये चीजें नहीं देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण हो और अप्रसार जागरूकता हो। अप्रसार परमाणु का अप्रसार और निरस्त्रीकरण मतलब कि हथियार, बंदूक, गोला से कोई भी देश आपस में लड़ाई न लड़े। इन सब चीजों के लिए जागरूकता का दिवस 5 मार्च को मनाया जाता है। तो क्या इस समय ये प्रासंगिक है? ना साथियों, ये इस समय प्रासंगिक नहीं है। लेकिन गांधी जी हमारे जो है वो दुनिया के हर देशों में, हर काल में, हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। अगर गांधी जी के सिलेबस
गांधी जी के विचारधारा को सिलेबस में डाल दिया जाए ईरान में, इजराइल में, अमेरिका में, तो जाहिर सी बात है कि वो भी जो है अप्रसार और सिद्धांत पर आ जाएंगे। जैसे हमारा भारत है साथियों, दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश। बहुत सारे देश आए और गए और चले गए। एक कहावत भी है, एक शेर भी है साथियों, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो किसके बारे में बात हो रही है? हमारे भारत के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता, वैदिक सभ्यता थी, आज भी सभ्यता है, आने वाले समय में विश्व गुरु बनेंगे। वो सब क्या है साथियों? हमारे देश में कुछ न कुछ ऐसी बात है, हमारे देश में कुछ न कुछ दर्शन में ऐसा है, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, हमारे देश के जो दार्शनिक थे, हमारे देश के फादर ऑफ नेशन थे साथियों, राष्ट्रपिता थे, कुछ न कुछ बात है हमारे मिट्टी में, हमारी हवा में, हमारे देश में, कि सभी जो भी मिस्र हो, चाहे यूनान हो, चाहे रोम हो, उनकी सभ्यता मिट गई, नक्शे से गायब हो गए हैं। लेकिन हमारा भारत अभी भी शक्तिशाली है और आने वाले समय में विश्व गुरु बन सकता है। तो उसके पीछे साथियों यही सब रीजन है। हमारे देश के महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी और भी जितने भी हमारे दार्शनिक क्रांतिकारी और महान व्यक्तित्व जो हमारी धरती पर जन्म लिए हैं। 13वां प्रश्न है, सबा सोल को किस केंद्रीय जेल की पहली महिला अधीक्षक बनाया गया है? अभी हाल ही में साथियों जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, श्रीनगर में एक केंद्रीय जेल है, वहां पर पहली बार किसी महिला को अधीक्षक बनाया गया है। सबा सोल, सबा सोल को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के सेंट्रल जेल का एसपी बनाया गया है। अधीक्षक मतलब क्या होता है साथियों? सुपरिटेंडेंट अंग्रेजी में बोला जाता है। जो हेड होते हैं, जैसे पुलिस कप्तान, जिले में जो हेड होता है पुलिस का, उसको पुलिस कप्तान बोला जाता है, एसपी बोला जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है। तो जेल में जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको जेल अधीक्षक बोला जाता है। तो सेंट्रल जेल श्रीनगर में साथियों अधीक्षक बनने वाली पहली महिला तो सबा सोल। अंतिम प्रश्न देखिएगा, 14वां प्रश्न, पात्र निर्माता आयातक योजना, पात्र निर्माता आयातक योजना हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? पात्र यानी एलिजिबिलिटी, और निर्माता मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आयातक यानी कि बाहर से मंगाना, और योजना ये है प्लान। तो ये योजना शुरू किया गया साथियों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा, सीबीआईसी के द्वारा शुरू किया गया है ये योजना साथियों। हमारे देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने 2026-27 के बजट में इस बात की घोषणा की थी कि अगर विदेश से कोई सामान मंगाया जा रहा है और वर्तमान में जो मंगाने वाली कंपनी है उसके पास सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी देने का पैसा नहीं है, तब भी उसको क्लियरेंस मिल जाएगा। बाद में वो जो सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी, उसकी भरपाई थोड़ा थोड़ा करके कर देगा। तो उसी क्लियरेंस के लिए पात्र निर्माता आयातक योजना शुरू किया है सीबीआईसी ने, हमारे देश की सीबीआईसी ने। तो हम सीबीआईसी को कवर करेंगे साथियों। देखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। हमारे देश में अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क को कंट्रोल करने वाला, रेगुलेट करने वाला देश का शीर्ष संस्थान है सीबीआईसी। सीबीआईसी का गठन कब होता है? 1964 में इसका पुनर्गठन हुआ है, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कौन है? विवेक चतुर्वेदी जी। इसी सीबीआईसी का एक भाई है सीबीडीटी। सीबीआईसी साथियों अप्रत्यक्ष करों को रेगुलेट करने वाला संस्थान है, और सीबीडीटी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, जो प्रत्यक्ष करों को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। जो आयकर है उसको रेगुलेट करने वाली बॉडी सीबीडीटी है। जीएसटी और अन्य अप्रत्यक्ष करों को रेगुलेट करने वाली बॉडी है सीबीआईसी। तो सीबीडीटी देखिएगा, सीबीडीटी के प्रमुख हैं रवि अग्रवाल जी। सीबीडीटी का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। सीबीडीटी का भी गठन कब हुआ था? 1964 में। इसके भाई का भी गठन कब हुआ है? 1964 में। ये भी नई दिल्ली में, ये भी नई दिल्ली में। बस सीबीआईसी के हेड हैं, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है विवेक चतुर्वेदी, और सीबीडीटी के चेयरमैन है रवि अग्रवाल। तो ये था साथियों आज का 14 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्वेश्चन, हमारे हाथ में नहीं है साथियों। जैसे घटनाक्रम घटित होते हैं हम सबको कंपाइल करते हैं, बस संकलन करता मात्र है। तो ज्यादा हो गया, समय ज्यादा लग गया, उसके लिए खेद है, क्षमा प्रार्थी है। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।